You are your greatest asset. Put your time, effort, and money into training, grooming, and encouraging your greatest asset. अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए. कैसे? हर रोज अपने आप को ट्रेन कीजिए. इस गतिविधि के लिए एक समय निर्धारित करें. आप 5 मिनट के शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं. जस्ट 5 मिनट्स. उसके बाद 2 से लेकर 5 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी सांस लेने का व्यायाम करें यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें. और उसके बाद आई वुड से 10 मिनट्स आप या तो कोई किताब पढ़िए या तो कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए. ऐसी चीज जो आपके इंटरेस्ट का पार्ट है. कोई भी किताब. आपका जो सिलेबस है, मैं उस किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस के बाहर की किताब, या फिर कोई बायोग्राफी पढ़ ली या फिर किसी पॉडकास्ट को सुन लिया. एवरी सिंगल डे एक फिक्स टाइम पर ये चीज़ अगर आप करेंगे तो लेट्स से 5 मिनट आपने एक्सरसाइज की, 5 मिनट आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और 10 मिनट, तो टोटल 20 मिनट के इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं. धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, भले ही 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, धीरे धीरे यहाँ पर 1-2 मिनट को ऐड करते जाए. फिजिकल एक्सरसाइज को 5 या फिर 7 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ एंड कैपेसिटी. और आपका टारगेट होना चाहिए 20-20-20. 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, 20 मिनट मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एंड 20 मिनट रीडिंग और पॉडकास्ट. ये तीन चीज़ें जब ये 20-20-20 करेंगे तो यू विल बी इन्वेस्टिंग 60 मिनट्स एवरी डे, 1 आवर एवरी डे. और इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो डिविडेंड है, वो आपको फॉरएवर मिलता रहेगा. आज 30 जून 2021 है. हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स. कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. न्यूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 91% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है. जो हमने सेकंड वेव में जो पीक देखी थी, तो उस पीक के साथ आज के आंकड़ों को कंपेयर करें तो 91% ड्रॉप देखने को मिला है. कोविड रिकवरी 96.9% तक पहुंच गई है. यूनियन होम मिनिस्टर ने ये एक एडवाइस दी है सभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज़ को, कि बहुत ही सोच समझ कर रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो है उसको करें. जो अनलॉकिंग की प्रोसेस हैं उसको बहुत ही आपको सोच समझकर करना चाहिए. केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक चिंता व्यक्त की है कि वहां पर 11% कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मिला है. प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को और 5 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने G20 के फॉरेन और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्ट लिया और कहा कि कोविड की वजह से जो गरीबी को ख़त्म करने की, हंगर को ख़त्म करने की, डिज़ीज़ को ख़त्म करने की जो एक लड़ाई चल रही थी, उसके ऊपर एक ब्रेक लग चुकी है या फिर उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कल यानी कि 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के बेनिफिशरीज़ के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं. फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस. फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फूड में आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फूड में से आपको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, तो इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन. तो पहले हमारी कैपेसिटी कुछ 15,000 मेट्रिक टन थी, अब ये 3.5 लाख मेट्रिक टन पहुंच गई है. यूएस हाउस पासेस बिल टू रिमूव कॉन्फिडरेट स्टैट्यूज फ्रॉम कैपिटल. और 10 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लॉकडाउन के अंडर हैं, यानी कि 1 करोड़ जितने ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लॉकडाउन फेस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट जो हैं वो देखने को मिला है. और वहाँ पर सिडनी, डार्विन जैसे शहरों में फिर से कोविड की लहर देखने को मिली है. वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स $300 मिलियन
$US टू बांग्लादेश टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। कनाडा में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है ग्लोबल चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और आईसीसी ने ये कंफर्म किया है कि T20 का वर्ल्ड कप जो है वो यूएई और ओमान में रखा जाएगा फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 14 नवंबर 2021। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। वॉर ऑफ वर्ड्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आई एम श्योर आपको पता है कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रविशंकर प्रसाद साहब जो हैं वो आईटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी हैं। तो रविशंकर प्रसाद साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो लगभग 1 आवर के लिए ब्लॉक कर दिया गया था बाय ट्विटर। अब ट्विटर जो है उनका इल्ज़ाम यह है कि कॉपीराइट वायोलेशन किया है रविशंकर प्रसाद साहब ने, और इससे ऑफ कोर्स हमारे जो मिनिस्टर हैं वो नाराज़ हो गए, और क्यों ना होंगे, क्योंकि इंडियन आईटी रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप किसी का अकाउंट बंद करते हैं तो यू हैव टू गिव दैट पर्सन ए प्रायर नोटिस दिए बिना ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद साहब का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आप किसी कॉमन सिटीजन का अकाउंट ब्लॉक यहां पर नहीं कर रहे हैं। ट्विटर जो है वो हमारे देश के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब, और वो भी आईटी मिनिस्टर, ऊपर से वो लॉ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे व्यक्ति का आप अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं और आप जो प्रोसीजर हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो ये मिलता है कि ट्विटर इज बिग इनफ या फिर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, बट इवेंट ऐसा हुआ था कि जब हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर के जो मेन हेड हैं उनको कहा कि आप इस कमेटी के सामने उपस्थित रहिए, एक आदेश दिया था, तो ट्विटर ने यह बता दिया कि वो वहां पर नहीं आ सकते, उनके असिस्टेंट को वहां पर भेजा जा सकता है। जस्ट इमेजिन कि सरकार आपको बुला रही है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो आपको समन कर रही है, वो आपको कह रही है कि आप यहाँ पर उपस्थित रहिए, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, और आप वहाँ पर नहीं पहुँचते। और हम कई बार देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर टेलीविज़न के ऊपर कैसे मार्क जुकरबर्ग और गूगल के जो हेड हैं उनको एक पैनल के सामने बैठना पड़ता है और टफ क्वेश्चंस उनको पूरी दुनिया के सामने पूछे जाते हैं और उनको उनके आंसर्स भी देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विटर जो हैं उनके हेड नहीं आए, तो वो भी एक प्रकार का उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था। नाउ द प्रश्न ये है कि ब्लॉक अकाउंट ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद साहब का अकाउंट जो है वो ब्लॉक क्यों किया। AR रहमान का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है माँ तुझे सलाम, एज यू नो, तो इस सॉन्ग को लेकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री ने ये कहा कि रविशंकर प्रसाद साहब ने वायोलेट किया है प्राइवेसी का, ये कॉपीराइट का, और डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वायोलेशन किया है, तो इसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो बंद करना चाहिए। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर साहब जो चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी जब रविशंकर प्रसाद साहब ने ट्वीट करके कहा, जब उनका अकाउंट फिर से स्टार्ट कर दिया गया तब ट्वीट किया उन्होंने, तो उस टाइम पर शशि थरूर साहब ने भी ये बताया कि उनको भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस जो है वो ट्विटर के साथ हो चुका है। तो ये थी कुछ बैकग्राउंड की बात है। अब दूसरी जो आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने को मिलती है वो ये है कि क्योंकि अब ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इसके अलावा जो भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, टेक जायंट कंपनीज़ हैं, तो इनको अलग अलग रीजन में, अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये चीज़ लॉजिकल है, ये चीज़ हम मान सकते हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या सभी देशों में या फिर सभी रीजन में ये अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहे, जब पता चल गया कि जो बाइडेन की पार्टी जो है वो जीत चुकी है, तो उसके बाद
उनके अकाउंट्स को बंद करने की हिम्मत जो है वो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दिखाई। उससे पहले अगर हम मिस्टर ट्रंप के ट्वीट्स को पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जो नहीं लिखनी चाहिए। तब उनके अकाउंट को कभी भी ब्लॉक नहीं किया गया क्योंकि वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। फिर कितने सारे लोग जो हैं वो एब्यूजिव कंटेंट ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, तो क्या सभी अकाउंट्स को बंद किया जाता है? कितने सारे फेक अकाउंट्स भी हैं, क्या सभी अकाउंट्स को बैन किया जाता है या फिर डिलीट किया जाता है? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग लोगों के लिए अलग क्यों हैं। फिर यूरोप में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, भारत और दूसरे देशों में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं करते हैं? तो ये भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो टेक जायंट्स के खिलाफ हमें उठाने चाहिए। गवर्नमेंट और ट्विटर के, भारत सरकार और ट्विटर के रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया कैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वाला जो एग्जाम्पल दिया तो बिगड़ गए। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कई बार ट्विटर को रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, लेकिन ट्विटर ने ये सारी रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। दूसरी चीज़ कि जो ऐसा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है तो उसको लेबल करने में भी ट्विटर जो है वो फेल रहा है। कुछ ऐसा कंटेंट है जो एडल्ट कंटेंट है, कुछ ऐसा कंटेंट है जो फेक न्यूज़ है, तो ऐसी चीज़ों को भी ट्विटर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फिर नया जो आईटी रूल आया, उस आईटी रूल के तहत आपको टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवियंस ऑफिसर करनी थी। ये चीज़ के बारे में सरकार ने ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, तो ये भी चीज़ जो है वो ट्विटर नहीं कर पाया। तो ट्विटर के भी यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स हमें नज़र आते हैं। एक और चीज़ बिफोर कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन, इस टॉपिक की डिस्कशन, कि सरकार को जो है मीन्स आईटी मिनिस्टर साहब जो हैं वो नाराज़ हुए और उन्होंने मल्टीपल ट्वीट्स किए। ये सारी चीज़ें चलो मान लेते हैं, लेकिन अब से भारत सरकार को ये भी करना चाहिए कि हमारे जो रूल्स है, लेट द रूल्स डू द टॉकिंग। रूल्स आप ऐसे बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें कि आपको उसके बाद क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर किसी ने गलत किया है तो फिर अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो उनके ऊपर एक्शन ली जाए। फिर ट्वीट करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। द बेस्ट इज़ टू लेट द रूल्स डू द टॉकिंग रादर देन रेजिंग द पिच। कि बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू इम्प्लीमेंट द रूल्स। तो ये चीज़ जो है वो सरकार को करनी चाहिए। सो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्लियर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास करके आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर ऐसे में भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी पार्ट इसमें लेते हैं। तो आपको ऐसा प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस जो हैं वो टॉप रैंकिंग में क्यों नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जनरली हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिसर्च के लिए फ़ंड, और फ़ॉरेन की फैकल्टीज़ को यहाँ पर लाना, फ़ॉरेन के करिकुलम जो है हमारा सिलेबस, तो उसमें इंडस्ट्री के प्लेयर्स का भी कंट्रीब्यूशन हो, सिर्फ थियरीज़ ना पढ़ाई जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज की ये जो डिस्कशन, आज का ये जो आर्टिकल है, ये थोड़ा हटके हैं, और ये हटके तो हैं ही लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी हैं। अगेन इंटरव्यू के अलावा मेंस, और मेंस में भी एजुकेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। स्टेट लेवल में भी आप इसको, स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस की एग्ज़ाम, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, और अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब रैंकिंग की बात करें तो आजकल सिर्फ बच्चों की बात नहीं है कि स्कूल में आपका फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया। 3 इडियट जैसी फिल्मों में हमने देखा कि रैंक्स के पीछे या मार्क्स के पीछे नहीं, हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, तब जाकर सक्सेस हमारे पीछे भागेगा। लेकिन आजकल ये कल्चर तो है ही, हर जगह पर आपको नंबर्स जो हैं वो डोमिनेट करने देखते हैं। आप कार की नंबर प्लेट में भी जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस दिखाने की बात है। फिर यूनिवर्सिटी के रैंक्स, फिर जो सबसे पैसे वाले लोग हैं उनका एक रैंक जो है वो रिलीज़ किया जाता है।
लेकिन बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तो वी कैन नॉट से कि उनका जीवन जो है वो सक्सेसफुल रहा। पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ही ख़राब चलती हुई, तो दैट इज़ नॉट सक्सेस। सक्सेस जो है या फिर एक बैलेंस्ड लाइफ जो है दैट शुड बी होलिस्टिक। आपके पास पैसे भी हैं, फैमिली भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, हेल्थ भी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। तो हर क्षेत्र में एक रैंकिंग का एक कल्चर बन चुका है और टाइम्स हायर एजुकेशन, फिर क्वैक्वरेली साइमंड्स के जब रिपोर्ट्स बाहर आते हैं, उनके इंडेक्स जब बाहर आते हैं, तब एक बहुत बड़ा अप्रोर भी होता है। बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर होती है कि ये यूनिवर्सिटी का रैंक 1 क्यों आया, या फिर यार टॉप 10 में कौन है, टॉप 100 में कौन है, टॉप 200 में कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जॉन हेनरी न्यूमैन ने 1852 में उनकी जो किताब थी द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, इस किताब में उन्होंने लिखा है कि नॉलेज जो है, नॉलेज शुड बी परस्यूड फॉर इट्स ओन सेक। नॉलेज आपको सिर्फ नॉलेज लेने के लिए है, या फिर नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। बाकी जो उसके व्हाट वी से बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फेम या फिर पैसे, अच्छी पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास आ जाएगी। मैंने नॉलेज के बारे में आपको से पहले भी एक डिस्कशन, हमने मोटिवेशन के तौर पर इसको देखा था, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर जॉन हेनरी न्यूमैन ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वो एक बड़ा पिक्चर है कि आप नॉलेज को सिर्फ नॉलेज के लिए परस्यू करें, बाकी की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कही नहीं है, बट वी नो कि बाकी की चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह जहां पर आप कम्युनिकेट कर सके, आप विचारों को कम्युनिकेट और विचारों को सर्कुलेट कर सकें, और वहां पर ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी आपके विचार हैं, वो सारे विचार जो हैं वो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ऐसी जगह जो है दैट इज यूनिवर्सिटी। The idea of the university, however, was shaped through the reforms of Wilhelm von Humboldt in Prussia. जब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की स्थापना हुई 1810 में, तब से हम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी यूरोप में और उसके बाद यूएसए में जो आज हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रूट्स जो हैं वो आपको हम्बोल्टियन में देखने को मिलेंगे। इसमें रिसर्च और टीचिंग दोनों का एक बैलेंस आपको देखने को मिलता है, एक फ्यूजन देखने को मिलता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ाई के लिए आता है, पढ़ाई के साथ साथ वो व्यक्ति रिसर्च भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी भी और साइमल्टेनियसली रिसर्च भी चलती रहेगी, नई नई चीज़ें। और सिर्फ रिसर्च ऐसे नहीं कि जो चीज़ें पैसे आपको कमा कर दे, वे सारी चीज़ें, जैसे कि स्पेस में कोई आपने नई चीज़ बना ली, या फिर कोई नया केमिकल बना लिया, या फिर नया कोई बॉम्ब बना लिया, या फिर इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली। आर्ट के ऊपर रिसर्च, कल्चर के ऊपर रिसर्च, वे सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में, सोसाइटी में, एक देश में, इस दुनिया में क्वालिटी को एनहेंस करती हैं। सिर्फ क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को एनहेंस करने वाली चीज़ों के ऊपर भी आप रिसर्च करते हैं। तो ऐसी जगहें जो हैं, इनको आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। तो ये एक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में। भारत में 1857 में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी शुड बी द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ नॉलेज। उस टाइम पर जो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, तो जो कॉलोनियल राज था, ब्रिटिश राज चाहते थे कि हमारे देश में कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो फिर कॉलोनियल या फिर ब्रिटिश एम्पायर में काम कर सके। उनको ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स, या फिर एक वही जो एक बेस विचारधारा, उसमें फिर रिसर्च को बढ़ावा देना, सोसाइटी में क्रांति लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती थी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर साहब का जो यहाँ पर कोट है या फिर स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ नॉलेज, का नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ बेसिक बातें थे यूनिवर्सिटी को लेकर। अब ये जो रिपोर्ट्स आते हैं, तो इस रिपोर्ट में अलग अलग क्राइटेरिया
होते हैं। कुछ चीज़ों को ज़्यादा वेट मिलता है, कुछ चीज़ों को कम वेट मिलता है, और जैसा आप रॉ मटेरियल डालेंगे वैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जिन चीज़ों को आप ज़्यादा वेट देंगे, जिन चीज़ों को कम वेट देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट वही निकलेगा। और अलग अलग ये जो रैंकिंग्स हैं उनके अलग अलग वेट्स और अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जनरल क्राइटेरिया में रिसर्च की इनकम कितनी है, फिर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टाफ कितना है, स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च पेपर साइटेशंस कितने पब्लिश किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एक रेप्यूटेशनल सर्वे भी किया जाता है। रेप्यूटेशनल सर्वे में जो एकेडमिशियंस हैं वो अपना अपना परसेप्शन जो है वो डालते हैं। अब इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहता है कि आपका परसेप्शन जो है, परसेप्शन के आधार पर आप कैसे, किसी ने मान लिया कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, भले ही वो यूनिवर्सिटी जेन्युइनली अच्छी ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो फिर उसका रैंक अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल के रैंकिंग्स में, क्राइटेरिया में काउंट की जाती हैं। रिसर्च पब्लिकेशन जो है उसको भी काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। फैकल्टीज़ को कहा जाता है कि एटलीस्ट आप 1 या 2 ऐसे पेपर्स जो हैं वो साल में पब्लिश करते रहें। कुछ ऐसे नोबेल लॉरेट्स रहे हैं जिनका कहना है कि आज अगर वो इन यूनिवर्सिटीज़ में होते तो शायद उनको निकाला जाता, क्योंकि वो साल में तो क्या 5 साल में एक बार भी कोई पेपर जो है वो पब्लिश नहीं कर पाते, क्योंकि वो पेपर पब्लिश करना इट्स लाइक शोइंग क्वांटिटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, तो शायद 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, उससे ज़्यादा भी वक्त लग जाए उनको कुछ चीज़ या फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचते हुए। तो इस प्रकार की टाइमलाइन जो है वो नहीं होने, लेकिन यहाँ पर तो एक क्लियरली ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर्स पब्लिश करने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यूनिवर्सिटीज़ में चलती रहती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लोकल लोगों को सर्व करती हैं। वो लोकल लोगों या फिर वो एक एरिया जो है, उस एरिया में हाईएस्ट एजुकेशन सेंटर वो हैं, उस जगह पर आपको हाईएस्ट अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म मिलता है। भले ही वो दुनिया के लेवल पर वो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन के लिए तो यही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये सोशल पर्सपेक्टिव जो है, इसके आधार पर यूनिवर्सिटीज़ को जज करना चाहिए। वी हैव टू रिफाइन दिस आइडिया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत सारा फंड है, एक लंबे समय से वो पिछले 100-150 सालों से वो ऑपरेट कर रही हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का रैंक शायद ज़्यादा या फिर अप लेवल पर हो सकता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रिमोट एरियाज़ में काम करती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर यही यूनिवर्सिटी लोगों को या फिर लोगों के लिए एक लॉन्च पैड होती है, उस पूरे एरिया का एक लॉन्च पैड बन जाती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनको हम कभी भी काउंट ही नहीं करते। तो ये जो पूरा आइडिया है इसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, ये आर्ग्यूमेंट दी गई है इस आर्टिकल में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कमिंग सून। फिल्मों के बारे में बात करें तो फिल्मों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स को, फिल्म्स जो हैं वो टच करती हैं। क्राइम है, थ्रिलर हैं, रियलिटी बेस्ड, फिर फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड हॉरर एंड रोमांस एंड ड्रामा एंड सो मेनी थिंग्स, कॉमेडी, एक्शन, फिर मिलिट्री ऑपरेशंस। आजकल ये स्पाई ऑपरेशंस भी काफ़ी चल रहे हैं। तो फिल्में जो हैं वो कहाँ से बनती हैं? फिल्में सोसाइटी में से ही जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको आइडियाज़ मिलते हैं और वो फिर फिल्म बनाते हैं। अमृत नहाटा, उन्होंने एक पॉलिटिकल सटायर, एक फिल्म बनाई थी, किस्सा खुर्सी का, और 1975 में इमरजेंसी के टाइम पर उसकी जो प्रिंट्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर से उसको रिवाइज्ड वर्जन जो है वो 1978 में रिलीज़ किया गया, लेकिन उस टाइम पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसके ऊपर कुछ कट्स लगाए थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये एक ऐसा बोर्ड है जो फिल्म को सर्टिफाई करता है कि ये फिल्म एडल्ट फिल्म है या यूए है। तो क्या कट करना, फिल्म को काटना, क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का डोमेन है? क्या वो ये चीज़ कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने कुछ ऐसी बात कही है कि सरकार के खिलाफ है या फिर सरकार की निंदा हुई है आपकी फिल्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर ऐसी फिल्में जो हैं वो विवाद में फंस जाती हैं।
अब सरकार जो है वो एक सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर आई है और इसको पब्लिक कमेंट में रखा है। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है ये ड्राफ्ट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है, गवर्नमेंट में इसमें एक प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट को एक सीबीएफसी ने अगर एक फिल्म को ऑलरेडी सर्टिफाई कर दिया है और गवर्नमेंट को लगता है कि उसको रीसर्टिफिकेशन करना चाहिए तो फिर से इसको रिव्यू किया जा सकता है। तो फिल्म मेकर्स का कहना यह है कि ये एक और लेयर है सेंसरशिप का। अप्रैल 2021 में जो फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल था, अगर आप सीबीएफसी ने आपके फिल्म को कोई एक पर्टिकुलर रेट दिया, कुछ कट्स किए, और अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ऑर्डिनेंस के माध्यम से एफसीएटी को स्क्रैप कर दिया गया बाय गवर्नमेंट। 2000 में एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि एक बार सीबीएफसी ने कोई सी फिल्म को सर्टिफाई कर दिया तो उसके बाद सरकार जो है वो फिर से उसको रिवाइज नहीं कर सकती। अब ये नया ड्राफ्ट जो है वो सरकार कह रही है कि उस चीज़ को तो हम मानते ही हैं, लेकिन सेक्शन 51B सबसेक्शन 1 जो है इस एक्ट का, तो उसके तहत सरकार री एग्जामिन कर सकती है। और सरकार की आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 जो है तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसको इम्पोज करने के लिए सरकार ये क्लोज लेकर आई है। ओटीटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, और ये सारे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कितना सारा ऐसा कंटेंट है जो फॉरेन के लोगों ने क्रिएट किया है और वो शायद अच्छा कंटेंट ना हो, वो एडल्ट कंटेंट हो, बुरा कंटेंट हो, हेट स्पीच वाला कंटेंट हो। फिर आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के लिए सही नहीं है, फॉर एग्जांपल पोर्नोग्राफिक मटेरियल। इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण या फिर भड़काऊ वीडियोस भी उस पर रहते हैं, कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं, कुछ ऐसी सीरियल्स होती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ों को हम बैन कर पाएंगे या फिर कर पा रहे हैं? द आंसर इज़ नो। जिनको जो देखना है वो तो वो ढूंढ ही लेंगे। हाँ, अगर देश के खिलाफ जानबूझकर अगर किसी ने ऐसी कोई बातें बताई है तो उसके ऊपर कट लगाना जो है वो एक रीजनेबल बात है। यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी डायरेक्टर को ये छूट मिल जाए कि उसके मन में जो भी आए वो बनाएं और फिर वो थिएटर्स में रिलीज़ करें। नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो सेंसिबिलिटी से काम करती है, वो कल्चर से काम करती है। आप कुछ चीज़ों को लेकर कुछ लोग अगर विरोध भी करेंगे, लेकिन फिर सरकार मैच्योरिटी से देखे उसको और फिर उस चीज़ को विदाउट कट उसको एक सर्टिफिकेट देकर उसको रिलीज़ कर दे और लोगों को बता दे कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल, आप अपने पॉलिटिशियंस चुन सकते हैं, तो फिर आप खुद तय कर सकते हैं ना कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सरकार को और सभी स्टेक होल्डर्स को सोचने चाहिए। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक, ए वेग एंड वांटिंग स्टेटमेंट। रिसेंटली ग्रुप ऑफ 7 की मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग हुई कॉर्नवेल इंग्लैंड में, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन की, लेकिन जो ये पेंडेमिक्स हैं उसके बारे में इतनी कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। अब हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, वाइल्ड फूड, पैथोजन्स, ये सारी चीज़ों की वजह से जूनोटिक डिजीज या फिर जूनोटिक स्पिल ओवर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स का ये कहना है कि अब बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिजीजेस या फिर न्यू पैथोजेंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आर्टिक रीजन कुछ समय पहले न्यूज़ में था, ये बेलोइड रोटिफर्स जो 24,000 ईयर्स के बाद फिर से इनमें जान आ चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस जो हैं वो वापस आ सकते हैं। 2011 में रेविश और पोडोलनाया ने कंक्लूड किया कि 18th और 19th सेंचुरी में जो ऐसे डेडली इन्फेक्शंस हैं वो फिर से वापस आ सकते हैं। द कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन जो G7 ने लॉन्च किया, तो ये इतना कोई ख़ास कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी बातें हुई जैसे कि G20 और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम काम करेंगे, लेकिन
हम ये भूल चुके हैं और कोविड ने ये हमें याद दिलाया कि पेंडेमिक एनीवेयर इज पेंडेमिक एवरीवेयर। अगर किसी भी देश में पेंडेमिक होता है तो फिर या फिर एपिडेमिक होता है तो फिर वो पेंडेमिक बन सकता है और वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। डेवलपिंग देशों की बात करें, अफ्रीका के बारे में बात कर रहे थे, एक भी फैक्ट्री नहीं है वैक्सीन प्रोड्यूस करने की, तो डेवलपिंग देशों की कैपेसिटी मजबूत करनी होगी। G7 ने कोई भी ऐसा खास मटेरियल सपोर्ट डिक्लेयर इस मीटिंग में नहीं किया है। डॉक्टर जॉर्ज ई विन्यूलेस एटाल यानी कि दूसरे भी जो राइटर्स हैं, उन्होंने एक जो अपना आर्टिकल लिखा है द लैंसेट में, उन्होंने कहा है कि एक डीप प्रिवेंशन की आवश्यकता है। इसमें अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्टेजेस की बात बताई है। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम इंटरवेंशन? डाउन स्ट्रीम यानी कि जब इन्फेक्शन होने लगता है तो उस टाइम पर डिजीज़ को प्रिवेंट करना और उसके स्टेप्स। डीप प्रिवेंशन में अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम, तो आप इसे देख सकते हैं अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि यहाँ पर ये ग्रास रूट लेवल पर जब डिजीज़ फैलने लगता है। मिड स्ट्रीम यानी कि मिड वाला पोर्शन। अपस्ट्रीम यानी कि जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट वन हेल्थ, के सभी प्लांट्स की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ, हम सब की हेल्थ जो है वो पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़, वेट मार्केट्स को बैन करना। 2003 में सार्स आउटब्रेक के बाद चाइना ने वेट मार्केट्स को बैन किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से वेट मार्केट्स जो हैं वो खुल गई और कहा जाता है कि यही वेट मार्केट की वजह से ये कोविड-19 जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो डिक्लेरेशंस तो काफ़ी हुए हैं वन हेल्थ के ऊपर, UN, WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड अदर्स, तो ये सारी पार्टीज ने डिक्लेरेशन किया, लेकिन मटेरियल सपोर्ट जो हैं उसको लेकर इतना कोई खास कोई खास ऐसा स्टेप हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो विन्यूलेस एटाल ये सजेस्ट करते हैं कि मिड स्ट्रीम इंटरवेंशन के लिए हमें चाहिए एक साइंस और पॉलिसी पैनल। जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, वैसे ही जूनोटिक डिजीजेस या फिर पेंडेमिक को लेकर एक हमें पैनल चाहिए, और इस पैनल्स के पास इतने पावर होने चाहिए कि वो लॉ बनाने में अपने इनपुट्स दे सके। अगर कोई ऐसे पैथोजेंस या फिर ऐसे कोई चिंता के विषय हैं, ऐसे कोई डिजीज़ हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ऐसी कोई चीज़ उनको नज़र आती है, तो वो फिर उस चीज़ को इंस्पेक्ट कर सके, उन जगहों के ऊपर उस देश को आदेश दे सके कि आप इन जगहों को लॉकडाउन लगा दीजिए या फिर बंद कर दीजिए एक्सेट्रा। तो जब तक ये कोई ऐसी बॉडी नहीं होगी, क्योंकि WHO के पास तो ऐसे कोई खास पावर्स है नहीं, तो मटेरियल सपोर्ट, फिर ऐसी एक बॉडी, अपस्ट्रीम लेवल की बात करें तो कहाँ से ये वायरसेस आ रहे हैं, इनकी रिसर्च, ये तीनों चीज़ों को जब एक साथ किया जाएगा तब जाकर ये फ्यूचर के डिजीज़ेस को हम रोक पाएंगे। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का आपका एक नया प्रश्न है, एंड आई विल सी यू टुमारो। एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।